हेलो। तो आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग जो सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की देख रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर 4 है, हम लोग यहाँ पे आज इसका कवर करेंगे। चैप्टर 4 का टाइटल है एयर। चलो इसको देखते हैं। इंट्रो में देखो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो किसके द्वारा सराउंडेड है। वो सराउंडेड है एयर के एक बहुत ह्यूज ब्लैंकेट की तरह। जैसे ब्लैंकेट आप अपने आसपास लपेट लेते हो, उसी तरीके से अर्थ के अराउंड में, अर्थ के सराउंडिंग में एयर की ब्लैंकेट, मतलब एयर जो है वो ब्लैंकेट की तरह लपेटा हुआ है एक तरह से। मतलब उसके चारों तरफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ जो है एयर है। ये जो ब्लैंकेट की तरह एयर है यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्लियर? ये जो एयर है इसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो मिक्स होती है। आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है, बहुत सारी गैसेस यहाँ पे होती है, ओजोन होता है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का ये जो पूरा का पूरा ब्लैंकेट है वो अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको हमने कहा एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका? सारे जो आपके लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो आपका एनिमल हो, चाहे वो आपका प्लांट हो, वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपका ब्रीदिंग पे। मतलब ब्रीदिंग के लिए आपको उनको ऑक्सीजन चाहिए, या फिर प्लांट्स को आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कुछ प्लांट्स को आपका नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका एटमॉस्फेयर से, ये आता है आपका एयर में जो गैसेस है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। इससे आप एयर लेते हो ब्रीथ करने के लिए। ये आपको क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है जो सन की आपका जो हार्मफुल रेज जो होती है उससे। जैसे ओजोन एक लेयर होती है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, एक पतली सी लेयर होती है O3 का, जिसको ओजोन बोलते हैं। ये ओजोन क्या करता है? सन से जो आने वाली आपकी रेज है उसको फिल्टर आउट करके उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है उसको आने नहीं देता हमारी अर्थ पे। तो हमारी बॉडी पे वो नहीं पड़ता है। जब बॉडी पे नहीं पड़ता है तो कैंसर वगैरह ये जो सारी डिजीज है उससे हम बच रहे हैं। मतलब वो अगर आता अर्थ पे अल्ट्रा वायलेट रेज तो बहुत नुकसान हो सकता था, बहुत सारी बीमारियां हो सकती थी और प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये इन सारी चीज़ों से हमें बचाता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? विदाउट एटमॉस्फेयर कैसा होता है उसकी बात की जा रही है। हम लोग जिंदा जो है वो बन जाते। ठीक है, वी वुड बी बेक्ड अलाइव। जैसे ओवन में आप किसी चीज को पका देते हो, उसी तरीके से दिन के समय जब सन सन निकलता तो उसकी हीट इतनी ज्यादा होती कि जब, मतलब ओजोन अगर नहीं होता तो, फिल्टर आउट वो हानिकारक रेज नहीं होती तो आप जिंदा जो है वो बन जाते। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होता नहीं। ठीक है, उसी तरीके से दिन में ये हाल होता है आपका। रात में क्या होता कि रात में ठंड इतनी बढ़ जाती जब सन नहीं होता कि आप उस पर फ्रीज कर जाते बिल्कुल, जैसे पोलर एरियाज में चीजें होती है। तो ये जो आपका ये मास ऑफ एयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, वो क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं, अभी देखेंगे उसको आगे। बस इतना समझ लो कि अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो उसके एटमॉस्फेयर का है। उसमें जो गैसेस हैं, खास करके ग्रीन हाउस गैसेस, वो क्या करती है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में अर्थ की वो सहायता करती है। और इस तरह से अर्थ जो है वो एक लिवेबल प्लेस जो है वो बन पाता है, कि जहाँ पे चीज़ें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह पाएँ, जिंदा रह पाएँ बेसिकली। क्लियर? कंपोजिशन बात करते हैं। तो ये जो आप एयर देख रहे हो, एयर हालांकि आप देख नहीं सकते, फील कर रहे हो इसको, जो ब्रीद करते हो आप। तो ये मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का। सबसे ज़्यादा जो गैसें इसमें आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है, कितना? 78%। फिर दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, ये आपका 21% होता है। तो 78 और 21 आप देखोगे तो 99%, तो यही दोनों मिला करके हो गया। बाकी जो 1% है इसमें जितनी सारी गैसेस बच गई वो सारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03 होता है, आर्गन इस तरह से होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है आपका अर्थ पे, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो आपका नाइट्रोजन है, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, और बाकी आपका फिर ये आर्गन वगैरह तीसरे नंबर पे आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर? तो सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन मोस्ट प्लेंटिफुल, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपके एटमॉस्फेयर में। ये जो प्लांट्स होते हैं उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट गैस है ये उसके ग्रोथ के लिए, मतलब गैस नहीं चाहिए होता है, वो गैस को फिक्स करती है बेसिकली। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, लेकिन फिक्स करेगी किससे? वो गैस रहेगा इन्वायरमेंट में तभी तो फिक्स करेगी।
तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसकी मदद से वो फिक्स करती है, फिर प्लांट इसको ऑब्जॉर्व करता है। जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाती, जैसे जो फार्मर होते हैं वो यूरिया देते हैं, तो यूरिया बेसिकली क्या है, वो उसमें नाइट्रोजन भी होता है अच्छा खासा, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है फिर अलग से। तो प्लांट के लिए बेसिकली, प्लांट के ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है क्या, नाइट्रोजन। और ये कहाँ से जो है वो आपका जो पेड़ वगैरह है, प्लांट है, वो कहाँ से मिलता है इसको, एयर से मिलता है। ठीक है, फिक्सेशन, ये बैक्टीरिया वगैरह कुछ होते हैं सॉइल में, वो क्या करता है, इसके रूट्स में पाए जाते हैं बेसिकली, खास करके जो आपका लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जो दलहन वाले पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके रूट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो वो क्या कर देंगे कि सॉइल से इसको कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, और प्लांट उसको वहाँ से सॉइल से जो है वो ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है, डायरेक्टली इसको प्लांट यूज नहीं कर पाते, ये आपके बैक्टीरिया की मदद से इसको यूज कर पाते हैं। फिर आपका ऑक्सीजन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, 21% हमने देखा, नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे ये आता है सबसे ज़्यादा। ह्यूमन को चाहिए होता है, ये लिविंग बींग को चाहिए होता है, इवन की जो प्लांट होते हैं उसको भी ब्रीदिंग में क्या चाहिए होता है, उसको ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। लोगों को लगता है कि प्लांट ब्रीद करने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं, ब्रीदिंग के लिए सबको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है कि वो बदले में छोड़ता है आपका CO2, ह्यूमन भी छोड़ते हैं, और CO2 चाहिए होता है प्लांट को खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है प्लांट को लेकर के खास करके। क्लियर। तो ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो CO2 लेते हैं, और साथ में कुछ जब जो एनर्जी प्रोड्यूस अपना वो मतलब खाना जो बेसिकली बनाएंगे, उसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन, आपका जो H2O वगैरह वो सब निकलता है। और इसके कारण से चूंकि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह एक तरफ CO2 छोड़ भी रहे हैं, और साथ में ये जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन एक तरह से खत्म हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, और वापस से रिलीज भी हो जा रहा है। तो इसके कारण से एक कांस्टेंट बैलेंस जो है वो बना रहता है एनवायरनमेंट में, क्या है, ऑक्सीजन का। लेकिन जैसे ही हम ट्री वगैरह कट करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन वापस से रिलीज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ती है, और इससे जो आपका बैलेंस है ये डिस्टर्ब होता है आपका एटमॉस्फेयर का। नाइट्रोजन हालांकि हमने देख लिया, नाइट्रोजन वगैरह को हमने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं थोड़ा सा। तो ये ग्रीन प्लांट जितने भी हैं इसको चाहिए होता है फूड बनाने के लिए क्या, CO2 चाहिए होता है, और बदले में रिलीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ह्यूमंस और बाकी जो एनिमल होते हैं वो भी आपका जब ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेंगे तो बदले में क्या करते हैं, CO2 जो है वो रिलीज करते हैं। ये जो आपका फॉसिल फ्यूल जब आप बर्न करते हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपका पेट्रोलियम हो, ये सब जैसे ही आप बर्न करते हो तो इससे भी क्या होता है, इसकी बर्निंग से CO2 रिलीज होता है, और इन्वायरमेंट में जो है वो एड अप होता है, जिसके कारण से ये वेदर और क्लाइमेट को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। क्लियर। जो भी हमारा क्लाइमेट है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, उसको जब अफेक्ट करेगा तो क्लाइमेट वगैरह भी जो है वो अफेक्ट होगा। बाकी जो गैस, ये 3 मेजर गैसेस होगी जो इंपॉर्टेंट गैसें हैं। हालांकि आर्गन उससे ज़्यादा पाया जाता है CO2 से, ठीक है, 0.03 जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी जो गैसेस है, जैसे आर्गन हो गया, आपका हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब भी थोड़ी मात्रा में इन्वायरमेंट में जो है वो पाया जाता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल आपके पाए जाते हैं, कुछ वाटर वेपर जो होता है वो भी पाया जाता है, ठीक है, क्या आपका एटमॉस्फेयर में। क्लियर। चलो इंपॉर्टेंट टर्म कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको थोड़ा सा पीछे डिस्कस किया कि क्या होता है। देखो ये थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। अभी क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ को ऐसे गोल नहीं बनाते हैं, चलो थोड़ा सा फ्लैट इसको करते हैं। ये अर्थ की सरफेस हो गई, इधर से सन है, सन जो है वो आपको मॉर्निंग में जो है वो निकलेगा। तो मॉर्निंग में जब निकलेगा तो इसकी रेज जो है वो सन की रेज आपको अर्थ पे पड़ेगी। तो जैसे ही अर्थ पे आएगी तो उसको गुजरना पड़ेगा किससे, आपका एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो एयर की आपका लेयर है उससे, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है। तो इस पे जब इससे गुजर करके आता है यहाँ पे अर्थ पे, तो अर्थ को क्या करेगा, ये गर्म करेगा, ठीक है, हीट करेगा। ये अर्थ इसकी जो रेज को ऑब्जर्व करेगी तो गर्म होगी, गर्म होगी तो इसका टेम्परेचर जो है वो आपका रिलीज हो, मतलब कि वो राइज होगा। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे ये गर्म होती है फिर ये छोड़ने भी लगती है, आपका हीट जो है वो रिलीज भी करने लगती है। तो जब हीट रिलीज करने लगती है और यहाँ पे मान लो कि अगर एयर नहीं होता, गैसेस नहीं होती, तो ये वापस से चली जाती, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म ही नहीं हो पाता। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ गैसें जो है वो आपका प्रेजेंट होती है, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉपर्टी होती है
कि जैसे ही अर्थ जो है रेडिएशन रिलीज करेगी, यानी कि ये टेम्परेचर जो है वो रिलीज करना शुरू करेगी, ये उसको टैप कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, मतलब कि ये अपने आप में ऑब्जर्व कर लेगी। जैसे ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से होगा, CO2 होता है आपका, ओजोन जो होता है आपका, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो ये हीट को क्या करती है, बेसिकली यहाँ पे टैप करती है, जिसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है यहाँ पे। क्लियर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा बाकी सारे और भी गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, जैसे ओजोन हमने देखा, और भी कुछ गैसेस हैं। क्लियर। तो ये हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है, जो रेडिएट होता है कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, जिसके कारण से ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है हमारे, जैसे रात के समय में क्या होगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा अगर ये लेयर नहीं होगी, तो देखा हमने पीछे। और दिन के समय क्या होगा कि ये आपका ऑब्जर्व करेगी तो भी गर्म रहेगा। तो इसके कारण ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है ये आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर को। क्लियर। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा मात्रा होगी, तो जैसे CO2 की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, जब CO2 इधर बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा तो आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा। ये जो टेम्परेचर राइज होगा आपका CO2 का लेवल बढ़ने से, इस फिनोमिना को एक नाम देते हैं जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। पूरे वर्ल्ड में जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि सब जगह एयर है, सब जगह आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। क्लियर। तो जब CO2 कैसे बढ़ता है, उसका लेवल कैसे इंक्रीज होता है, जब आप ज़्यादा फैक्ट्री लगाते हो, ज़्यादा उससे धुआं निकलता है, कार आप गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा चलाते हो, तो उससे क्या होगा, आपका CO2 का लेवल बढ़ेगा। जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो आपका अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता है इससे। जब ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो इससे प्रॉब्लम्स क्या होंगे, आपका जो स्नो एरियाज हैं, चाहे वो आपका हिमालय पे हो, बड़े बड़े माउंटेन्स पे हो, ग्लेशियर जो होते हैं, या फिर जो आपका पोलर एरियाज में ग्लेशियर हैं, वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। जब मेल्ट होंगे पोलर एरियाज के ग्लेशियर, तो अल्टीमेटली उसका पानी कहाँ आएगा, वो सी में आएगा। सी लेवल क्या होगा, आपका राइज करेगा, वाटर लेवल उसका बढ़ेगा, जिसके कारण से जो आपका आइलैंड वगैरह है, या फिर जो मान लो कि अगर 5 मीटर इंक्रीज हो जाए या 10 मीटर इंक्रीज हो जाए, तो बहुत सारे लैंड एरियाज क्या होंगे जो सी के आसपास होंगे, वो डूब जाएंगे। फ्लड आ सकता है इसके कारण से, जैसे अब हिमालय की बर्फ वगैरह पिघलने लगे तो नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो जो सी में रहने वाले एनिमल हैं, बाकी सारे जो एनिमल हैं, पेड़ पौधे खत्म हो गए, उस पर जो डिपेंडेंट एनिमल होंगे वो आपके खत्म होने लगेंगे, एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन जो है वो इन्वायरमेंट में हो जाएगा इसके कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। एयर सर्कुलेशन क्या होता है, तो क्या, जब देखो एयर हीट होगी, मान लो कि ये आपका एयर है, यहाँ पे ये अर्थ की लेयर होगी, इसके ऊपर कोई एयर है। अब ये अर्थ इधर से नीचे से हीट हो रही है, तो जब हीट होगी तो ट्रांसफर करेगी अपनी हीट को, यहाँ पे हवा जो होगी उसमें CO2 वगैरह होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी, यानी कि ये भी गर्म होगी। इसके नीचे जस्ट जो होगी एयर, जब एयर गर्म होती है तो वो फैलती है, एक्सपैंड करती है, और वो हल्की हो जाती है। तो जैसे ही गर्म होती है, हल्की होकर के ये भागना शुरू करेगी, ऊपर उठना शुरू करेगी। ठीक है। तो इसके आसपास के जो एयर होंगे, देखो इससे दो चीजें क्रिएट होती है, जो एयर गर्म हो गई और हल्की हो गई और उड़ गई, तो वहां पे क्रिएट होता है लो प्रेशर। क्लियर। क्योंकि वहां पे प्रेशर हल्का हो गया, वहां पे एयर की प्रेशर है अब कम हो गई। उसके सराउंडिंग एरिया में कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर होता है। और हमेशा आपको ये याद रखना है, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट की मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, तो हवा जो है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जो है वो चलती है। जिधर हवा ज़्यादा होगी उधर से जहाँ हवा कम होगी उसकी तरफ चलेगी। तो ये हवा उड़ गई और इसको भरने के लिए हाई प्रेशर से जो है वो हवा आएगी। क्लियर। तो इस तरह से इधर जो है वो हवा चलने लगेगी। इसको हम लोग बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। ये जो हवा चलेगी उसको विंड भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये हवा हीट हुई, एक्सपैंड हुई, लाइटर हुई और ऊपर चली गई। फिर जो आपका ये जो कोल्ड एयर होगा, ठंडी हवा हमेशा क्या करेगी, नीचे बैठेगी। ठंडी हवा भारी होती है, तो जब ये हैवी होगा तो ये अर्थ के सरफेस की तरफ आएगी और गर्म हवा अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये आपका एक मूवमेंट जो है वो सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि कोल्ड एयर जो होगी वो डेंसर होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वार्म एयर की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, वो लाइटर होगी। कोल्ड एयर इसके कारण से हैवी होगी, वो नीचे बैठेगी, सिंक करती है। और जब ये हॉट एयर राइज करता है, कोल्ड एयर क्या करती है, रस करती है उसकी तरफ इस गैप को फिल करने के लिए, जिससे जो है वो हवा चलने लगती है, विंड चलने लगता है। स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर को।
जो टोटल 5 लेयर में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। जो भी आप अर्थ के ऊपर जैसे जैसे जाते हो तो आप एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते जाते हो, तो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लेयर है आपका ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे पाया जाता है। उसके बाद दूसरा लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है आपका मेजोस्फेयर, फोर्थ है आपका थर्मोस्फेयर, और पांचवा सबसे ऊपर आप देखेंगे कि आपका है एक्सोस्फेयर। एक एक करके इसको देखते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ। हाँ, जो ट्रोपोस्फेयर होता है सबसे पहला, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षोभ मंडल, कोई अगर हिंदी के होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है, एवरेज हाइट की बात हो रही है, वो 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक होती है। हालांकि ये पोल एरियाज में थोड़ा कम होता है, और आपका जो ट्रॉपिकल एरियाज होता है, मतलब जो इक्वेटर पे होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे 18 किलोमीटर के अराउंड होता है, और पोलर एरियाज में जो है ये 5 से 8 किलोमीटर के जो है वो अराउंड होता है। ठीक है, लेकिन एवरेज इसका अगर देखेंगे तो 13 किलोमीटर होता है। क्लियर? ये जो आप लेयर देख रहे हो ये है आपका क्या, पूरा का पूरा ये ट्रोपोस्फेयर है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट ये? तो जितनी सारे आपके वेदर के फिनोमेना होंगे, बादलों का बनना, वर्षा का यानी रेनफॉल का होना, सब कहाँ पे होता है? ये होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में। ये जो जिसमें आप बेसिकली रहते हो, जो आपके आसपास की जो लेयर देख रहे हो अर्थ की, सबसे पहला लेयर जो है वो क्या है? आपका ट्रोपोस्फेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि इसी में आपका एयर पाया जाता है। ब्रीथ करते हो आप इसी एयर की वजह से, और आप एग्जिस्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। ठीक है, जितने सारे आपके रेनफॉल के आपके फिनोमेना होंगे, फॉग बनेगा, आपका ये जो ओला ओला पड़ेगा, हिलोस्टॉर्म वगैरह आएगा, ये सब आपका ट्रोपोस्फेयर में आता है। अभी देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे कि ये पॉज पॉज लिखा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज है। तो ये क्या होता है? देखो जितनी सारी लेयर है, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा होता है, उसमें उसको मतलब कि उसमें पॉज लगा दो आप। जैसे ट्रोपोस्फेयर है तो ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा जो सबसे ऊपर का होगा, टॉप लेयर होगा, मतलब ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे खत्म होने वाला होगा, सबसे ऊपर का पोर्शन होगा, उसको क्या बोल देंगे? पॉज लगा करके ट्रोपोपॉज हो जाएगा। फिर स्ट्रेटोस्फेयर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा उसको स्ट्रेटोपॉज बोल देंगे। मीजोस्फेयर का सबसे जो ऊपरी हिस्सा होगा, यहाँ पे जो बाउंड्री बनेगी, उसको मीजोपॉज बोल देंगे। क्लियर? तो ये जो पॉज पॉज दिखा रहा है, बेसिकली उसके बाउंड्री को शो कर रहा है, उस लेयर की बाउंड्री को, बस उसमें आपको पॉज लगा देना इसके नाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। फिर दूसरा लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये आपका अर्थ के सरफेस से। फीचर क्या होते हैं? यहाँ पे आपका क्लाउड वगैरह नहीं बनता, बहुत मतलब एक दो क्लाउड रेयरली होते हैं, बट जनरली जो होता है ये क्लाउड फ्री होता है, और कोई वेदर फिनोमेना यहाँ पे नहीं होता, जिसके कारण से ये बिल्कुल शांत लेयर होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो आप लेयर है, वो क्या है? आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये शांत होने के कारण आपका जो एयरप्लेन जो फ्लाई करता है, वो किस में फ्लाई करता है? इसी स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो फ्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती, टर्बुलेंस बहुत कम होगा इसके कारण से, तो एयरप्लेन आराम से इसमें फ्लाई करता है। ओजोन लेयर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाएगी, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक लेयर की तरह वहाँ पे बनी रहती है। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 35 किलोमीटर के अराउंड में आपको देखने को मिलेगी, एक परत के रूप में, इस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लियर? ओजोन लेयर इसको बोलते हैं। ये क्या करती है भाई? अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सन से, जो हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है हमारे लिए, उसको फिल्टर आउट कर देती है और धरती की सतह पर उसको पहुंचने नहीं देती, जिसके कारण से हम लोग बचे रहते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमें। चलो, मीजोस्फेयर आपका 3rd नंबर पे है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? अर्थ से ये 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। फीचर क्या है इसके? तो जो कभी देखो, ये आप जलते हुए कुछ ये सब तारों की तरह देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है? जब ऊपर से, यानी कि आपका स्पेस से, जब कोई उल्का पिंड, ये जो मेटेरॉइड होता है, बेसिकली एस्टेरॉइड होता है, ये जब अर्थ पे टकराने वाला होता है, तो मेजोस्फेयर क्या करता है? इसको जला करके राख कर देता है। ठीक है, जैसे ही मेजोस्फेयर में इंटर करेगी, ये बर्न होना शुरू कर जाती है, जलना शुरू कर जाती है, जिसके कारण से जब तक वो अर्थ पे आएगी, ये जल करके खत्म हो जाती है, या फिर अगर थोड़ा बच भी जाए तो बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये अर्थ को मेटेरॉइड वगैरह से टकराने से जो है वो बचाती है। इतना इसमें आपको ध्यान रखना है। मेजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर पाया जाता है। फिर 4th है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब ही होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो राइज करता जाएगा। तो इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर के बाद, यानी कि ये मीजोस्फेयर के बाद 400 किलोमीटर तक होती है, यानी कि 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक टेम्परेचर यहाँ पे राइज करेगा जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे, मतलब कि ऊपर जाएंगे।
यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर होता है, उसी तरीके से थर्मोस्फेयर में आपका आयनोस्फेयर होता है। ये क्या करता है कि ये आयन्स आप देख रहे हो, चार्ज पार्टिकल कुछ हो गए वहाँ पे, तो ये जो रेडियो ट्रांसमिशन है, बेसिकली जो टेली कम्युनिकेशन होता है अर्थ के सरफेस पे, यानी कि जो आप मोबाइल यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो आपका ये जो आयनोस्फेयर है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये बेसिकली रेडियो वेव वगैरह को ये रिफ्लेक्ट करता है वापस से। तो जब वापस से रिफ्लेक्ट आती है तो कम्युनिकेशन में जो है हमारा जो है वो हेल्प करेगा आयनोस्फेयर। ये किस लेयर में पाया जाता है? थर्मोस्फेयर में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और भी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चलेगी, अभी तो 7th हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में फिर देखते चलेंगे। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि जितना चैप्टर में बताया गया है उतना ही आपको बता पाऊँ, क्योंकि क्लास कम है ना, अभी 7th क्लास है। ठीक है, 8th 9th में आप जाओगे तो और इसको डिटेल में, फिर 11th 12th पे जाओगे तो और डिस्कस होगा इस पर। तो जैसे जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। क्लियर? तो 5th आपका है, सबसे ऊपर की लेयर है एक्सोस्फीयर, यानी कि आप 400 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ, यानी कि जो लास्ट लेयर थी हमारी 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर, उसके ऊपर आप जो भी देखते हो स्पेस तक जितना भी चले जाओ, वो क्या है? आपका एक्सोस्फीयर पाई जाती है। ठीक है, कंपोजिशन आप इसमें देखो, मतलब अपर मोस्ट लेयर है ये तो हमने देख लिया। कंपोजिशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डेंसिटी उसकी बहुत कम होती है, बहुत लेयर यहाँ पे थिन होता है, हल्की होती है। बेसिकली हल्की गैसें यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि अब ऊपर तो ऑक्सीजन लगभग एक समय के बाद ऑक्सीजन आपका लगभग खत्म हो जाता है, तो बाकी जो गैसेस होगी वो यहाँ पे पाई जाएगी। जैसे हीलियम आपका हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सोस्फीयर हो गया, सबसे ऊपर की लेयर। अब वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस को देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा इसको देखा था। वेदर बेसिकली क्या होता है? वेदर एक टेम्पररी फिनोमेना है। क्लाइमेट क्या है? एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। क्या होता है वेदर में? जैसे अभी आपने देखा कि अभी क्लाउड वगैरह था, फिर अचानक से सनी हो गया, यानी कि सन आ गया। अभी सन था, 1 घंटे बाद आप देख रहे हो कि बाहर निकलो तो अंधेरा टाइप पे लग रहा है। दिन की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर की बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें चेंजेस आ रहा है आपका आवर टू आवर। फिर आज का मौसम कुछ और है, कल जो है, कल से बारिश होनी शुरू हुई, 3-4 दिन तक बारिश होती रही, फिर आप देखोगे कि ठीक है धूप वगैरह आ गया। तो ये जो डे टू डे या फिर आवर टू आवर कंडीशंस बदल रही है आपके एटमॉस्फेयर में, उस फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेदर का नाम देते हैं, मौसम का नाम देते हैं। क्लियर? जैसे आपका कभी ये कभी हॉट हो जाएगा, कभी ह्यूमिड हो जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। कभी आपका ठीक ठाक रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, प्लीजेंट वेदर होगा। कभी थोड़ा सा हवा वगैरह चलेगा, ब्रीजी होगा। तो वेदर जो है वो कभी भी ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है डे टू डे बेसिस पे, आवर टू आवर बेसिस पे। इसको वेदर बोलते हैं। बेसिकली जो टेम्पररी फिनोमेना है आपका एटमॉस्फेयर का, वेदर नाम दिया जाता है। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन होती है। बेसिकली आप मंथ का एवरेज निकाल लो, ईयर का एवरेज निकाल लो, उसको एग्रीगेट रूप में हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड है। देखो, जब भी क्लाइमेट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी क्लाइमेट आप बोलो तो इसमें 2 वेरिएबल आपको इंपॉर्टेंट से इंक्लूड करने हैं। एक है आपका टेम्परेचर और दूसरा है आपका क्या? रेनफॉल। जैसे ही किसी जगह की क्लाइमेट की बात होगी, ये बेसिकली इन्हीं 2 वेरिएबल की बात हो रही होगी। तो जैसे हमने वेदर देखा कि वेदर बार बार चेंज कर रहा है। अभी ठंडा है, अभी 10 दिन तक ठंडा रहेगा, गर्मियों में गर्म होगा, ठंड में ठंड होगा, जो बारिश का सीजन आएगा तो थोड़ा बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यानी कि कभी 10 डिग्री हो गया, कभी 45 डिग्री हो गया, कभी 30 डिग्री हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी 0 डिग्री आया, माइनस थोड़ा सा आ गया। तो हम क्या करेंगे कि ईयर में जितने भी सारे फ्लक्चुएशन आए हैं उसको एक एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ भाई, इंडिया का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री 25 डिग्री ऐसा कुछ है। फिर रेनफॉल किसी सीजन में होगा, किसी सीजन में नहीं होगा, तो उसका क्या करेंगे कि एक एवरेज निकालेंगे कि एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है, कि हाँ 100 सेंटीमीटर हो रहा है या 200 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इन दोनों बेसिस को कि हाँ इतना टेम्परेचर है और इतना एवरेज रेनफॉल यहाँ पे होता है, उसके बेसिस पे हम लोग बोल देंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस तरह से है। ठीक है, यही 2 बेसिस पे क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है, टेम्परेचर के बेसिस पे और रेनफॉल के बेसिस पे। चलो, वेदर को मेजर करने का कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट है, उसको देख लेते हैं। जैसे थर्मोमीटर होता है आपका, टेम्परेचर इससे मेजर करते हैं हम लोग, सबके घरों में होगा, देखा होगा, नहीं होगा तो आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत ही। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है? इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, मतलब एयर का जो प्रेशर है बेसिकली एटमॉस्फेयर में, वो कितना है वहाँ पे। क्लियर? फिर एक रेन गेज होता है। बेसिकली वो उसमें पानी जब भरता है तो उससे माप सकते हो कि रेनफॉल कितना हुआ है, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि 100 मिलीमीटर हुआ है, 1000 मिलीमीटर हुआ है, या फिर 100 सेंटीमीटर हुआ है। इसके सहायता से आप माप सकते हो। विंड वेन, ये जो चक्री की तरह लगी होती है यहाँ पे, ये घूमती रहती है,
उससे ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जो है हवा चल रही है। तो ये कुछ सारे इंस्ट्रूमेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं हम। तो अगर टेम्परेचर को पूछा कि टेम्परेचर होता क्या है, तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, किसी भी आप जब वस्तु को छूते हो तो जो भी आप फील करते हो, या फिर हॉटनेस फील करते होगे या फिर कोल्डनेस फील करते होगे, समझ रहे हो। तो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है कि ये 2 डिग्री गर्म है या 2 डिग्री ठंडा है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एयर की बात हो रही होगी तो एयर की में जो आपका जो हॉटनेस होगा, जो कोल्डनेस होगा, यानी कि कितना ठंडा होगा एयर, कितना गर्म होगा, उस चीज़ को हम बोलेंगे कि एयर का टेम्परेचर जो है वो इस तरह से है। इसमें वेरिएशन आपके आते रहते हैं। जैसे दिन के समय जब सन निकला हुआ होगा तो टेम्परेचर एयर का जो है वो बढ़ जाएगा। नाइट के समय जो है अर्थ का जो लेयर है वो धीरे ठंडा होने लगता है, एटमॉस्फेयर, तो वो नाइट के समय टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाता है। सीजन टू सीजन देखेंगे तो इसमें वेरिएशन आता है। ठंड के समय, विंटर के सीजन में काफ़ी कम हो जाता है टेम्परेचर, कहीं पे 0 डिग्री हो जाता है, कहीं पे आप देखो कि 15 डिग्री केरला वगैरह में भी रहेगा आपको। ठीक है, तो समर होता है वो हॉटर होता है, विंटर जो होता है आपका कूलर होता है। इंसोलेशन क्या होता है, तो बेसिकली जो आपका सन से जो रेज आ रही है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है आपका सन से अर्थ की तरफ, उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। हिंदी में भी इसको बोलते हैं सूर्य ताप। ठीक है, सन से जो तापमान आ रहा है, जो किरण आ रही है, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। बस इतना ही है। इंसोलेशन बहुत लगता होगा आपको थोड़ा फैंसी देखने में, लेकिन वही है कि जो सन की रेज आई, इंसोलेशन खत्म। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस पे आपका पड़ता है, और उसके बाद इस इंसोलेशन को हमने देखा कि CO2 वगैरह जो गैसें होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली होती है, उसको ट्रैप कर लेती है। तो ये जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है, यानी कि सन की रेज जो पड़ रही है, टोटल जो टेम्परेचर सन से हमें मिल रहा है, उसकी मात्रा घटती जाती है। कहाँ से, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल एरिया की तरफ जाएंगे तो सन से जो इंसोलेशन प्राप्त होता है अर्थ पे, वो घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, हमने देखा था जो आपके पिछले चैप्टर्स में, कि ये तिरछी होती जाती है सन की। जैसे आपका यहाँ पे देखो 0 डिग्री है आपका, सन जो है इसके आसपास जो 23.5 डिग्री होगा, इस वाले एरियाज पे थोड़ा सा वर्टिकल पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे फिर हम ऊपर जाते हैं 90 डिग्री की तरफ, ये जो है वो आपका तिरछा होता जाता है। तो तिरछी जो किरण होती है वो एक बड़े एरिया पे कम जो है वो आपका, मतलब कि बहुत बड़े एरिया पे पड़ेगी, लेकिन जो सन की जो लाइट है वो कम होगी। ठीक है, हमने इसको, इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। अरे वर्टिकली पड़ता है ना, तो देखो इस एरिया पे इतना आपका सन का रेज आ रहा है, लेकिन यही सन का रेज जब आपका हॉरिजॉन्टली पड़ेगा, थोड़ा सा यानी कि तिरछा पड़ेगा, तो इतने बड़े एरियाज पे ये कवर कर लेगा। यानी कि सनलाइट इतनी ही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करेगी तो उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि पर जो आपका मीटर होगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया आपका कम जो इंसोलेशन होगा, कम जो आपका सन की रेज होगी वो रिसीव होगी। तो इसके कारण से जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसोलेशन जो है वो घटती जाती है। पोलर एरिया की तरफ तो सन निकलेगा ही नहीं 6 महीने तक। हमने देखा था कैसे कि उसकी जो एक्सिस पे टिल्ट है अर्थ की, और वो सन के चारों तरफ घूम रही है उसके कारण से। अगर आपने पिछला लेक्चर्स देखा हुआ है वीडियोस, तो उसमें आपको क्लियर समझाया गया उसने वो। ठीक है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा से नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें फिर आपको 15 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने उसको देखा रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका एक्सप्लेन करता है इंसोलेशन जो है कि क्यों पोलर एरियाज जो है वो स्नो से कवर्ड हैं, यानी कि वहाँ पे क्यों बर्फ पाई जाती है। आपने अभी देखा ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर घटता जाता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है पोलर एरियाज पे, तो जो वहाँ का वाटर है वो जम जाता है, स्नो वहाँ पे होता है, और जबकि इक्वेटर वगैरह पे चीज़ें ठीक होती है। अर्बन हीट देखते हैं, तो जो अर्बन एरियाज होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं जो आपके विलेज वगैरह होते हैं उससे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकान पाए जाएंगे, हाउसेस होगी। हाउसेस किससे बनी होती है, कंक्रीट से, मेटल से बनी होती है, उसमें रॉड वगैरह होते हैं। जो रोड वगैरह होते हैं, ठीक है, रोड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेटल्स जो घरों में आप डालते हो, या फिर फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, वो वहाँ पे देखोगे उसकी छप्पर मेटल्स की होगी या फिर दीवार मेटल्स की होगी। यानी बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा कंक्रीट का आपका घर होगा, मेटल वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, घरों में, बाकी सारी जगहों पे जो रोड्स वगैरह आपके बनते हैं, जो आपका जो देखते हो उसमें रॉक्स वगैरह डालते हैं, गिट्टी वगैरह जो डालते हैं, उसके कारण से ये सब चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट को क्या करती है, सोखती है, ऑब्जर्व करती है दिन में, जब आपका सन उगा हुआ होता है तो, और रात में इसको क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो दिन में क्या होता है, इवन कि रात में भी देखोगे आप कि जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है वो क्या करती है, जो गर्म हवा होती है उसको ट्रैप कर लेती है, हवा नहीं चलती उधर,
बहुत कम हवा चलती होगी आपको शहरों में जब आप रहते होगे तो, ठीक है। गांव में आप जाते होगे तो क्या मस्त हवा मतलब बहती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि गांव में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, हवा को पैसेज अच्छा खासा मिलता है। तो शहरों में क्या होगा कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर यहाँ पे अब्जॉर्व किया जाएगा बिल्डिंग्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू, तो इसके कारण से टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है आसपास के सराउंडिंग एरिया से। इसका टेम्परेचर अभी 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका 30 या 35 डिग्री होगा। तो ये एक लगता है कि आइलैंड, हीट आइलैंड की तरह जो है वो आपका हीट आइलैंड इसको कहा भी जाता है, ठीक है, या फिर अर्बन हीट इसको बोलते हैं। मतलब अर्बन हीट का सिंपल मतलब है कि जो आपका अर्बन एरिया होगा वो आसपास के विलेज से ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा हीट उसमें होता है। रीज़न हमने देखा कि ये सारी चीज़ें होती है। रात के समय भी हवा जो ये दिन में जो गर्म हुआ होगा वो रात के समय भी ट्रैप हो जाता है थोड़ा सा उसमें, ठीक है। तो ये है आपका, हालांकि दिन रात में थोड़ा सा कूल होगा वो। तो ये अर्बन हीट हो गया आपका। सॉरी, फैक्ट कुछ देख लेते हैं। ये जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में जो है वो मेजर किया जाता है, इस तरह से लिखते हैं उसको। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ये आपका एंडर्स सेल्सियस थे, उन्होंने इस चीज़ को आपका इन्वेंट किया था। और 0 डिग्री पे क्या होता है, वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री पे जो है वाटर जो है वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। बस इतना आपको समझ लेना है फिलहाल के लिए। चलो एयर प्रेशर देखते हैं। एयर प्रेशर का मतलब कि ये जो आपका एनवायरनमेंट में एयर है वो पर यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर लगा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एयर प्रेशर बोलते हैं, वायुदाब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो वेट है आपका एयर का, उसके द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो भी आपका प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, उसको एयर प्रेशर बोला जाता है। तो बहुत सारा एयर है यार ये एटमॉस्फेयर में। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपका कितने किलोमीटर तक फैला हुआ एयर। तो अगर वो सारी एयर सब पे दबाव डालेगी, जो भी अर्थ पे लोग रह रहे हैं या फिर अर्थ के सरफेस पे, मान लो कि अर्थ के सरफेस पे आप रह रहे हो, ठीक है, तो इस पे दबाव डाला जा रहा है, आप पे दबाव डाला जा रहा है। फिगर बहुत गंदा बनाया, चलो थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लो कि ये आप हो, तो आप पे ये दबाव डाला जा रहा है एयर का। तो इतना ज़्यादा एयर का दबाव है तो आप क्रश क्यों नहीं हो जाते? ठीक है, आपको चपटा हो जाना चाहिए था या फिर मतलब दब जाना चाहिए था आपको, तो उस दबाव के कारण क्यों नहीं दबते? तो इसका आंसर ये है कि जो एयर की प्रेशर है ना वो सारे डायरेक्शन से आप पे लग रही होती है। इधर से भी लग रही होती है, इधर से भी लग रही होती है, ठीक है, इधर से भी थोड़ा लग रही होता है, ऊपर से तो लग ही रहा होता है। और साथ में जितना प्रेशर हमारी बॉडी पे एयर डालती है, रिएक्शन में क्या करता है, हमारी बॉडी जो भी है वो काउंटर प्रेशर जो है वो रिलीज करता है। बॉडी भी एक तरह से धक्का लगाता है। तो दोनों इधर से भी, अंदर से भी धक्का लग रहा है बॉडी के भीतर से भी, और बाहर की तरफ से भी एयर प्रेशर डाल रही है, तो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया मामला, ठीक है। तो मामला बैलेंस में रहता है इसके कारण से। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर जो, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊंचाई की तरफ जाओगे धरती से ऊपर, तो अर्थ ये जो एयर का जो बेसिकली जो डेंसिटी होगा वो घटेगा, तो एयर का प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे बेसिक 0 किलोमीटर पे कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, देखा है हमने सब कुछ। आपका कभी भी आपका हाइट मेजर करना हो किसी भी स्थान की अर्थ पे, तो उसको हम लोग सी लेवल से मापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। सी लेवल को 0 किलोमीटर बोलेंगे, और जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे फिर हम बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर में हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये फॉल करता जाएगा, ठीक है। इसलिए पहाड़ों पे आपका खाना जो है वो लेट से पकता है, वो साइंस वाला देखेंगे बाद में। फिर ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पीछे आपका देखा हमने, ऊपर जाने पे क्या होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेम्परेचर के द्वारा आपका इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर? कैसे इन्फ्लुएंस होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लो कि अर्थ की सरफेस है। अब अर्थ की सरफेस है तो जहां पे गर्म होगी, मान लो कि यहां पे हवा गर्म होगी, जैसे यानी कि टेम्परेचर जहां पे हाई होगा तो एयर क्या होगी, हीट होगी। जैसे ही हवा गर्म होगी, हीट होगी, तो क्या करेगी, राइज करेगी, ऊपर उठेगी, जिसके कारण से यहाँ पे हवा कम हो जाएगी, और इसके कारण यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको लो प्रेशर बोलते हैं। पीछे थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो लो प्रेशर कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और जब जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे आपका क्लाउड वगैरह बनते हैं आपके स्काई में, ठीक है। वेट वेदर वहाँ पे होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका हवा गर्म होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करने की। ह्यूमिडिटी उसमें बहुत ज़्यादा ऐड होता जाएगा, हवा गर्म होती जाएगी और ऐड होगा उसमें जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखी, मतलब जैसलमेर में ह्यूमिडिटी ऐड हो जाए, नहीं, जैसे सी एरिया के आसपास हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा सा है हवा में, तो गर्म हवा की जो कैपेसिटी होती है आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करने की, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो सिंपल आप याद रखना कि जैसे ही वो गर्म हुई, ह्यूमिडिटी उसमें होगी और वो ऊपर उड़ गई,
तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमने पीछे क्या देखा कि टेम्परेचर घटता जाता है। जब टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस होना शुरू होगा तो वहां पे ऊपर जाकर के बादल बनेंगे। कंडेंस जो एयर होता है जिसमें मॉइस्चर होता है, वही आपका ठंडी होकर के क्लाउड बनाती है। तो वहाँ पे क्लाउड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर का मतलब कि वहाँ पे हवा गर्म होगी, ऊपर उठ रही होगी, ठीक है। जब आपका वेदर वहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा क्योंकि आपका वर्षा वर्षा हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा ऊपर उठेगी। तो जब टेम्परेचर आपका लो होता है तो एयर प्रेशर कैसा होगा, एयर प्रेशर आपका हाई वाला होगा। क्यों? क्योंकि एयर आपका कोल्ड होगा। जब कोल्ड एयर होगा तो क्या हो जाएगा, भारी होगा, वो हैवी होगा। तो ये नीचे की तरफ जो है वो भारी हवा क्या करती है, नीचे की तरफ बैठती है, सिंक होती है। तो इसके कारण यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि एयर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया है। हाई प्रेशर कंडीशन उसको बोलेंगे। क्लियर? तो जो हाई प्रेशर एरिया होगा वहां पे क्या कोई क्लाउड वगैरह फॉर्म बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हवा तो नीचे बैठ रही है ना। देखो, जैसे जब हवा ऊपर जाती है, टेम्परेचर उसका घटता है, तब जाकर कहीं क्लाउड वगैरह वहां पे फॉर्म होता है। टेम्परेचर कंडेंसेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा का कंडेंसेशन होने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए आपका, या फिर उसमें ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो उसमें क्या हो कि फिर वो कंडेंस हो जाए, मतलब कि वो होल्ड ही ना कर पाए और वर्षा हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आपका चूंकि हवा नीचे की तरफ बैठेगी तो वहां पे वेदर बहुत आपका क्लियर दिखेगा, कोई क्लाउडी एरिया वहां पे नहीं होगा, ठीक है। स्काई जो है आपका बिल्कुल साफ होगा, सन वगैरह अच्छे से निकला रहेगा। अब क्या बोला मैंने आपको, पीछे भी बोला था कि अब दो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, एक हाई प्रेशर जोन, एक लो प्रेशर जोन। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। यहां से लो प्रेशर पे हवा ऊपर उठती रहेगी और इसको भरने लिए देखो ऊपर उठेगी, फिर यहां हवा ठंडी होगी तो इधर जाकर के आपका हवा नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। फिर यहां पे हाई प्रेशर बनेगा जहां हवा बैठेगी, तो फिर ये इधर से मूव करेगी। तो एक तरह से सर्कुलेशन यहां पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एयर का जो है वो मूवमेंट हमेशा किधर से होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ होता है, जिसके कारण से अर्थ पे बहुत सारे प्रेशर बेल्ट क्रिएट होंगे, हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो उसके कारण से ये जो मूवमेंट होगा आपका हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ, उस एयर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं, उसको पवन बोलते हैं हिंदी में। अब इसका जो नाम है वो किस तरह से रखते हैं कि विंड जो है वो कौन सी विंड है, उसका जब भी नाम रखना हो विंड का तो उसका हम लोग हमेशा से डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। मान लो वेस्ट से अगर आ रहा है कोई हवा तो उसको हम लोग बोल देंगे वेस्टर्लीज बोल देंगे। अगर ईस्ट से हवा आ रहा है तो उसको ईस्टर्लीज बोल देंगे, जैसे पछुआ बोलते हो आप हिंदी में, पूर्वा बोलते हो। तो जो पश्चिम की तरफ से आती है उसको पछुआ बोलते हो, जो पूर्व की तरफ से आती है, यानी ईस्ट की तरफ से आती है, उसको आप पूर्वैया बोल देते हो। उसी तरीके से जो अंग्रेजी में इसको ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज बोलते हैं, वेस्ट की तरफ से आने वाली वेस्टर्लीज, ईस्ट की तरफ से आने वाली ईस्टर्लीज, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ से आएगी, आपका साउथ से आएगी, डिपेंड करेगा कि किधर से आ रही है। तो नामकरण हमेशा से आप देखेंगे कि जो आपका सोर्स एरिया होता है, जिस तरफ से हवा आती है, बस इतना ध्यान रखना, यानी पूछ की तरफ से। अभी आपको लग रहा होगा जैसे ये हवा जा रही है, किधर से जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो आप इसको वेस्टर्ली बोलोगे या ईस्टर्ली बोलोगे। तो हमेशा आपको पूछ देखना है कि पूछ उसके किस तरफ है, तो वेस्ट की तरफ है, यानी किधर से वो आ रही है, तो वेस्ट से आ रही है। जहां से आप आते हो आप उसी जगह के नाम से जाना जाता हो ना, तो जहां से हवा भी आएगी वो उसी जगह के नाम से जानी जाएगी। वेस्ट से आ रही है तो ये वेस्टर्लीज होगा, अगर ईस्ट से आएगी तो ईस्टर्लीज होगा। तो टाइप ऑफ विंड चलो देख ही लेते हैं। 3 तरह की विंड होती है। एक बोलते हैं परमानेंट विंड, यानी कि पूरे अर्थ पे वो सालों भर वो आपको चलती रहेगी। दूसरा होता है आपका सीजनल विंड, कि कुछ सीजन में चलेगी। और तीसरा होता है आपका लोकल विंड, यानी कि कुछ एरियाज में ही चलती है, पूरे अर्थ पे वो नहीं चलती है। एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड पूरे अर्थ पे आपका चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि अर्थ पे आपका कुछ परमानेंट जो आपका प्रेशर जोन होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ये हालांकि इसमें थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होता रहेगा, आगे वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको दूंगा। तो फिलहाल इतना समझ लो कि आपका इक्वेटर एरियाज में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर लो होगा। जब लो टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे हवा ऊपर उठ जाएगी, तो प्रेशर भी क्या होगा, आपका लो प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर बेल्ट को हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं। जैसे ही उसके मतलब कि 23.5 डिग्री के आसपास आप जाएंगे ऊपर नीचे, देखो तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ से जो हवा उठती है यहीं पे जाकर के बैठती है, तो जिसके कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो इसको ट्रॉपिकल यानी नहीं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको हॉर्स लैटिट्यूड के भी नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री के आसपास नॉर्थ में भी होगा, और नीचे भी जाओगे 23.5 डिग्री से, मतलब कि 23.5 डिग्री जो साउथ होगा उसके आसपास भी आपका ये प्रेशर जोन होगा,
ठीक है। तो बीच में आपका लो प्रेशर हुआ और आपका यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ। तो लो प्रेशर से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। इधर देखो हाई है, यहाँ पे बीच में लो है, तो यहाँ से देखो हवा इधर की तरफ चलती है। तो ये जो बीच में हवा चल रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड से डोल्ड्रम की तरफ जो चल रही है, उस हवा को नाम देते हैं हम लोग ट्रेड विंड बोलते हैं, व्यापारिक हवा बोलते हैं इनमें। ठीक है। अब चूंकि इसका डायरेक्शन आप देखो किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ईस्ट वाले डायरेक्शन में, तो इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोल देंगे। या फिर चूंकि ईस्ट से आ रही है तो इसको ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों आपका जो आपका हेमिस्फीयर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी चलेगी और आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे भी आपको चलेगी। ठीक है। 23.5 डिग्री से के बीच में, ऊपर नीचे। क्लियर। तो ये ट्रेड विंड आपका बीच में यहां पे बहता है, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में, कहां से कहां तक, जो आपका सब ट्रॉपिकल मतलब 0 डिग्री की तरफ बहेगा बेसिकली दोनों तरफ से। ठीक है। फिर जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूं, यहां पे ये तो ट्रेड विंड हो गया। इसके जैसे ही ऊपर जाएंगे, यहां पे देखो हाई प्रेशर जोन है। फिर यहां पे आपका ऊपर देखेंगे तो सब पोलर एरियाज में यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये डायनामिक रीजन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कोई आप में से ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, तो इसके मुकाबले यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए था ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने हाई प्रेशर कर दिया, यहाँ पे आपका लो प्रेशर कर दिया। तो ये डायनामिक रीजन की वजह से होता है। ये देखो, ये जो इक्वेटोरियल रीजन और ये पोलर रीजन में जो हाई प्रेशर या लो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर की वजह से होता है, इतना कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके कारण से। लेकिन ये दोनों रीजन में आपका थोड़ा सा अलग फैक्टर काम करता है। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि यहां से हवा लो प्रेशर से उठेगी तो यहां बैठेगी, तो यहां पे जब जहां हवा बैठ रही होगी वहां हाई प्रेशर होगा। अब यहां पे हवा बैठेगी तो इधर चलेगी ना कहीं से कहीं, फिर एक जगह आएगा जहां ये हवा ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि इधर से भी हाई प्रेशर से भी हवा आ रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हवा ढेर सारी आएगी और ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से लो प्रेशर कंडीशन जो है वो क्रिएट होता है। बेसिकली जो अर्थ का रोटेशन होता है ना, उसके कारण से डायनामिक रीजन है उसके, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ हवा के टाइप को डिस्कस करके ये लोग निकल गए, तो मैं चाहता हूँ कि इसी पे रिस्ट्रिक्ट करूँ मैं। ठीक है। तो अभी बस इतना आपको ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पे लो प्रेशर था मतलब इक्वेटर वाले रीजन में, और यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो लो से हाई की तरफ चली, जिसको हमने ट्रेड विंड कहा। ठीक है। इधर से उसी कारण से यहाँ पे उसी तरह मतलब यहाँ पे सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है, तो अब हाई से लो की तरफ चलेगी। अब इसका डायरेक्शन देखो आपका वेस्ट की तरफ है, या फिर इसको बोल सकते हो कि साउथ वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ पे वेस्टर्ली जिसको बोलते हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में आता है, या फिर साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज बोल दो आप, लेकिन यहाँ पे कॉमन जो नाम है उसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ होगा, आपका नॉर्थ की तरफ भी होगा और साउथ की तरफ भी होगा। देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से इधर की तरफ चलती है, यहाँ पे यानी कि वेस्टर्लीज यहाँ पे भी पाया जा रहा है आपका। ठीक है। तो यहाँ आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर हुआ, फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हुआ, फिर यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर। ये लो हाई अल्टरनेटिव चलेगा, यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई, यहाँ पे फिर लो, फिर यहाँ पे हाई। ठीक है। तो पोलर एरियाज में क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ पे हवा एकदम बैठ जाती है बिल्कुल। ठीक है ना। और यहाँ पे भी हवा चूंकि उठ रही होगी तो यहाँ की हवा भी इधर ही बैठेगी, तो इसके कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है पोलर एरियाज में, और यहाँ पे आपका सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। तो फिर देखो कि इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है थोड़ा सा, तो इसको यहाँ पे ईस्टर्लीज बोलेंगे। फिर इधर नीचे भी उसी तरीके से होगी कि आपका पोलर एरियाज में हाई प्रेशर है, यहाँ पे सब पोलर में लो प्रेशर है, तो हाई से आपका लो की तरफ चलेगा। इसका भी डायरेक्शन देखो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट से आपका चल रही है, तो ईस्टर्लीज आपका होगा। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इरेज करता हूं और आपको वापस से बता देता हूं। यहां पे आपने देखा जो हवा चली ईस्टर्लीज, इसको ट्रेड विंड बोलते हैं दोनों तरफ। फिर जो ऊपर देखेंगे वेस्टर्लीज चलती है, फिर उसके ऊपर आप देखेंगे कि ईस्टर्लीज चलती है, पोलर ईस्टर्लीज, सबका नाम अलग अलग है। क्लियर। आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। फर्दर क्लासेस में बहुत डिटेल में मजे से डिस्कस करेंगे उसको। तो ये जो आपका विंड होती है, ये हमने देखा अभी, ये पूरे ग्लोब पे साल भर चलती है, जिसके कारण से इसको परमानेंट विंड जो है वो बोलते हैं। क्लियर। इसमें आपका कौन कौन से विंड है, आपका ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज हो गया और ईस्टर्लीज हो गया। ऐसे सीधे चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि कोई चाहिए जो आपको थोड़ा सा इसको समझा सके, या फिर आप इंटरनेट वगैरह पे जाकर के फिर देखोगे आप। ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। तो ये जो ब्लो होती है, कॉन्स्टेंटली ब्लो होती है थ्रू आउट द ईयर, किसी भी पर्टिकुलर मतलब जो जिस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में, जिसके कारण से इसको परमानेंट विंड हमने कहा इसको। दूसरा है आपका सीजनल विंड, यानी कि पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ये ब्लो नहीं होती, इसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट सीजन में जो है वो चेंज होता रहता है डायरेक्शन। जैसे आपका जो मानसून है, तो एक सीजन में आप देखोगे कि मानसून इस तरह से बह रही है, यानी कि
नॉर्थ, आपका नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, ठीक है, इंडिया में जैसे ये इंडिया है तो यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। फिर आप देखोगे कि दूसरे सीजन में ये इस तरह से बहेगी, ठीक है, उल्टा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि मानसून लौट गया वापस से। तो डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो इसको सीजनल बोलेंगे। सीजन टू सीजन डायरेक्शन चेंज हो जाए, सीजनल विंड। नहीं चेंज हो, पूरे साल वैसे ही रहे, तो परमानेंट विंड। फिर होता है आपका लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब कि किसी खास एरिया में चले, बहुत पूरे पूरे अर्थ में ना चले वो, ठीक है, तो उसको लोकल विंड बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर पीरियड में भी चल सकता है, टाइम पीरियड में, जैसे आपका दिन के किसी एक हिस्से में चल रहा है, रात में कुछ और चल रहा है, या फिर ईयर के किसी का मतलब कि किसी सीजन में चल जाए वो, या फिर एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में। क्लियर? जैसे लू चलता है आपके यहाँ, तो लू सिर्फ गर्मियों में चलता होगा, ठंड में तो आप लू देखते नहीं होगे, तो वो एक पर्टिकुलर ईयर के मतलब कि आपका सीजन में चल गया। उसी तरीके से जो मतलब स्मॉल एरिया में ही चलेगा ये, जैसे इंडिया में सिर्फ लू चलता है, ठीक है। लोकल विंड बहुत सारे होते हैं, आपका खमसीन हो गया, खम्स, मतलब ये मतलब विश्व के जो अलग अलग हिस्सों में आपका विंड चलता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखो कि आपका बहुत छोटे एरिया में चलेगा, ठीक है, लोकल एरिया लेवल पर रहेगा ये आदमी, तो इसीलिए लोकल विंड इसको बोलते हैं। हवा मतलब आदमी नहीं। एक जैसे एग्जांपल के लिए इसमें लैंड ब्रिज आपका जो होता है, सी ब्रिज होता है, ये क्या होता है, देखो ये लैंड एरिया है आपका, ये इधर सी वगैरह है, इधर पानी है, तो दिन के समय क्या होगा, लैंड आपका जल्दी से गर्म होगा, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो दिन के समय फटाफट ये गर्म हो जाएगा, तो गर्म होगा तो हवा ऊपर उठेगी, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जबकि जो सी का पानी है वो धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर की तरह बनता रहेगा, मतलब ये ज़्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे कंपेरेटिवली हाई प्रेशर बन गया, तो हवा जो है वो सी से इधर लैंड की तरफ चलेगी, इसको सी ब्रिज बोलते हैं, यानी कि सी ब्रिज दिन में चलेगा। फिर रात में ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, रात में क्या होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब कि जमीन जल्दी से ठंडी हो जाएगी, है ना, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी भी होती है, लेकिन दिन में पानी जो गर्म हुआ है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब ठंडा हो गया ज़मीन, और थोड़ी से पानी उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर आपका पानी पे क्रिएट हो गया, तो अब फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी कि ज़मीन से हवा चलती है आपका सी की तरफ, इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं, लैंड से सी की तरफ चलेगी, तो ये रात में चलेगी, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो हॉट ड्राई विंड होती है आपका गर्मियों में, नॉर्थ इंडिया में खास करके उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, तो लू आपका लोकल विंड है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज सब आपका लोकल विंड है। साइक्लोन देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें किस स्टडी की बात की गई, देखो जब हवा, ये जो आपका कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पे जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है, बारिश वगैरह होती है, तो उसको साइक्लोन का नाम देते हैं। मतलब ये आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ठीक है। तो उड़ीसा में 1999 में जो है वो 1999 में एक मैसिव जो है वो सुपर साइक्लोन आया था, और उसने काफ़ी जो है वो तबाही मचाई थी, ठीक है। तो उसका केस स्टडी यहाँ पे दिया गया है। डेट क्या था देखो, 17-18 अक्टूबर 1999 को ये साइक्लोन आया था, और 29 अक्टूबर 1999 को सुपर साइक्लोन आया था, ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद। ऑरिजिन कहाँ पे हुआ था, ये थाईलैंड के आसपास, गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है वहाँ पे ये उसकी उत्पत्ति हुई थी। जैसे इंडिया है, इधर थाईलैंड है यहाँ पे, ठीक है, इधर से आकर के इधर टकराया, तो उड़ीसा इसी कोस्ट पे है, ईस्ट कोस्ट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे उड़ीसा पे काफ़ी तबाही हुई थी। डिस्ट्रक्टिव फैक्टर क्या थे, विंड की जो स्पीड जो थी, वेलोसिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और आपका टाइडल सरसारी की जो लहरें थी वो बहुत ऊंची उठी थी, इसके कारण से आसपास के एरिया में वो घुस गया था। देखो जैसे कि जो विंड की स्पीड थी वो कितनी थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपसे कुछ टकराए तो सोचो क्या होगा, ठीक है। पेड़ वेड़ से टकरा करके पेड़ों को उखाड़ दिया उसने, मतलब बहुत तबाही मचाई उसने, ठीक है। और ये लगभग 36 घंटे तक रहा था ये, तो जिसके कारण से ट्री वगैरह वहाँ पे डैमेज हुए, यहाँ पे जो मकान वगैरह थे वो डैमेज हो गए। वहाँ पे जो टाइडल सर्ज था उसकी जो ऊंचाई थी आपका 7 से 10 मीटर ऊंचा था, यानी कि पानी उतना ऊंचा उठ गया था, जैसे सुनामी में बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है ना, उसी तरीके से। तो आसपास का जो एरिया होगा वो वहाँ पे पानी घुस जाएगा, तो पूरा का पूरा बाढ़ वाला कंडीशन हो जाएगा। देखो 20 किलोमीटर तक लगभग पानी यहाँ पे घुस गया था। फिर रेनफॉल जो हुआ बहुत लंबे समय तक हुआ, 3 दिनों तक ये वर्षा होती रही, जिसके कारण से ये आपका पूरा का पूरा फ्लड वाला कंडीशन आ गया था। 13 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो अफेक्ट हुए थे, और बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो जो जानवर वगैरह थे, लाइव स्टॉक थे, वो आपके मारे गए थे। यहाँ पे बहुत जान माल का जो है वो नुकसान हुआ था। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका जो कोस्टल एरियाज में पाया जाता है वो आपका ख़त्म हो गया था। एग्रीकल्चर लैंड में पानी ये घुसाया आपका किसका, सी का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है। तो यहाँ पे ये जो लैंड में पानी घुसाने के कारण इसकी जो मिट्टी थी वो सलाइन हो गई, और सलाइन मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल होती है, यहाँ पे उपजाऊ मतलब वो कम बचती है फिर, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे हुई। अब मॉइस्चर देख लेते हैं। मॉइस्चर का मतलब कि हवा में वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है। यहाँ पे इवेपोरेशन के कारण यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हवा में ऐड होता रहता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या है
कि ये जो वाटर है आपका, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, वाटर वेपर में। तो जो हवा का वाष्प के रूप में बदलना या पानी का जो है मतलब कि वाटर का वाटर वेपर के रूप में बदलना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। या तो विंड के स्पीड के कारण हो सकता है, या फिर टेम्परेचर जब 100 डिग्री पे आप पानी को उबाल दो तो आपका जो है ये वाटर वेपर में बदल सकता है। सिंपल सी चीज़ है इवेपोरेशन। जब जो लैंड का पानी है या वाटर बॉडीज का पानी है ये इवेपोरेट होता है, तो ये इवेपोरेशन के बाद हवा में ये घुल जाता है, मतलब मॉइस्चर जो है हवा में ऐड करता रहता है। गर्म हवा सोखेगी, ठीक है, कोई भी ठंडी भी हवा होगी थोड़ी सी कम सोखेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो ये जो जलवाष्प है वो कहाँ होगा, मॉइस्चर जो है वो हवा में आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा थोड़ा सा। तो ये जो हवा में ये जो वाटर कंटेंट है इसको एक नाम देते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हवा का किसी भी समय पे, उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जैसे जैसे हवा गर्म होगी उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। पीछे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। और जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उसकी कैपेसिटी गर्म हवा की, तो और ज़्यादा क्या करेगी, आपका वाटर वेपर जो है वो रिटेन करेगी, जिसके कारण और ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। तो जो गर्म जगह होती है वहाँ पे देखने से आपका ट्रॉपिकल एरियाज हो जाएंगे। जैसे इंडिया में जो गर्मियाँ होती है आपको खूब पसीने वगैरह चलता है, मतलब बरसात में आप देखोगे पूरा चिपचिपा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा खासा होता है, तो खूब वर्षा वगैरह हो रही है, तो जो एयर में जो है वो अच्छा खासा जो ऑब्जर्व हो रहा है ह्यूमिडिटी, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इसका ये होता है कि जो ह्यूमिड डेज होगा, जहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी जिन दिनों में, उसमें क्या होगा कि आपका जो कपड़ा है वो बहुत देर से सूखेगा, ठीक है। आपका जो पसीना है, स्वेट जो है, वो जल्दी से वेपोरेट नहीं होगा। जैसे जो आप चले जाओ ना, बीच बीच पे चले जाओ, केरला वगैरह चले जाओ, तो पूरा चिपचिपा रहेगा। उसी तरीके से जो बारिश का सीजन होता है उसमें आपका पूरा चिपचिपा रहता है, गर्मियों के सीजन में पसीना जो है वो लेट से सूखता है, ठीक है। तो ये है आपका मॉइस्चर। अब इसके कारण से जो आपका वाटर वेपर पाया जाएगा हवा में, वो क्या होगा कि वाटर जहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन होगा, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा, तो हवा जो है ऊपर उठती चली जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर चूंकि ऊपर घटता जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, ये जो वाटर वेपर था ये वापस से वाटर में मतलब कि कन्वर्ट हो जाए, जलवाष्प जो है वापस से जल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जहाँ पे होगा ऊपर में, वहाँ पे बनेगा आपका क्लाउड, बादल बनेंगे वहाँ पे आपकी, ठीक है। तो जब वाटर वेपर राइज करती है वो कूल डाउन होती है और कंडेंस हो जाती है किस में, वाटर ड्रॉपलेट में, और ये जो पूरा का पूरा मास बनेगा वाटर ड्रॉपलेट का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाउड बोलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। चलो, फिर ये जो क्लाउड ऊपर की तरफ होगी, ये थोड़ी सी अगर और ठंडी हो जाए नीचे की लेयर, तो अल्टीमेट जब आपका क्या हो जाएगा कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब कि ये जो हवा में क्या होगा कि आपका क्या है, वाटर वेपर है, क्लाउड बन चुका है। अब क्लाउड ज़्यादा से, अब इससे ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी है एक लेवल पे सैचुरेट हो जाएगा वो जाकर के। जैसे ही सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन का मतलब ही है कि ये जो क्लाउड है वो और ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती, बहुत हो गया, संतृप्त हो गया ये, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा, रेनफॉल जो है वो वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर के वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो धरती पे गिरेंगे, अर्थ पे गिरेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन के कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका रेनफॉल, वर्षा। जब आपका लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर ड्रॉपलेट गिरेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं हम लोग, रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। यही आपका मेजर सोर्स होता है ग्राउंड वाटर का। जब बारिश होती है आपकी तो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो थोड़ा सा भर जाता है, रिचार्ज हो जाता है वापस से, ठीक है। जैसे गर्मियों में वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है, कई जगह पानी सूख जाता है, लेकिन बारिश के सीजन में वापस से वो फिर मेंटेन हो जाता है। तो ये रेनफॉल एक हो गया प्रेसिपिटेशन का टाइप। बाकी टाइप में आपका होता है जैसे स्नोफॉल हो गया, कि इतना वहाँ पे ठंडा है, ठीक है, ऊपर से जैसे जो वाटर ड्रॉपलेट आ रहा है वो नीचे टेम्परेचर कम रहने के कारण, जहाँ पे मान लो 0 डिग्री है, या फिर पोलर एरियाज में देखते हो, या फिर सर्दियों में आप कश्मीर वगैरह में देखते हो, हिमाचल में देखते हो, ठंडा होता है, तो ये बर्फ बन करके नीचे गिरती है, ठीक है, स्नो के फॉर्म में नीचे गिरेगी तो उसको स्नोफॉल बोलेंगे। तो ये भी क्या है, प्रेसिपिटेशन का टाइप है, फॉर्म है। फिर स्लीट और हेल के फॉर्म में ये हो सकता है। ये क्या होता है, जो पत्थर बन करके गिरते हैं, ओला वगैरह जो गिरता है आपका, बेसिकली ये दोनों में साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। हेल थोड़ा सा बड़ा होगा, स्लीट उससे थोड़ा सा छोटा होगा, क्लियर। तो ये सब के सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है, आपको इतना ध्यान रखना है। हिंदी में प्रेसिपिटेशन को वर्षण बोलते हैं, ठीक है। चलो हिंदी की हालांकि बात, जो फिर भी जो कोई लोग होगा तो वो समझ ले इस चीज़ को। तो रेनफॉल आपका, स्नोफॉल, स्लीट है आपका, हिल है, ये सब प्रेसिपिटेशन का टाइप है।
जेट ट्रेल क्या होता है, जो जेट वगैरह उड़ता है, आप देखते हो कि आसमान में जब जेट उड़ता है इस तरह से, ये मान लो कि आपका जेट है, ये उड़ रहा है, ठीक है, तो ये पीछे देखते हो कि धुआं की तरह यहाँ पे एक लाइन बनती जाती है, इसको जेट ट्रेल बोलते हैं। ये क्यों होता है, ये जो मॉइस्चर निकलता है आपका इंजन से, ये कंडेंस हो जाता है वहाँ पे हवा में, जिसके कारण से आपका ये लगता है कि कोई लाइन की तरह बन रही है सफ़ेद की तरह, ठीक है, सफ़ेद बादल लगता है पीछे से छूटता जा रहा हो, ठीक है। ये अगर वहाँ पे हवा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं चल रही हो, मूवमेंट ना हो, ये नहीं हो एयर में, तो थोड़ा लंबे समय तक आपको ये दिखाई पड़ सकते हैं। अगर एयर में मूवमेंट हो तो आपका तुरंत वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, इसको जेट ट्रेल बोल देंगे बेसिकली। अब रेनफॉल के टाइप्स को देखते हैं। 3 तरीके का रेनफॉल होता है आपका। पहला है आपका कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ रेनफॉल इसको बोलते हैं, और तीसरा है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, देखो हवा क्या है कि ये आपका गर्म हुआ, ये ऊपर उठता गया, एक जगह क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा, वापस से ये हवा जो है वो कंडेंस हो जाएगी और ये रेनफॉल यहाँ पे होगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के रेनफॉल को बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी कि हवा ऊपर उठेगी और रेनफॉल होगा अल्टीमेट कंडेंसेशन होगा, मतलब कि कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेगा और रेनफॉल होगा, उसको कन्वेंशनल रेनफॉल बोलेंगे। दूसरा जो आपका टाइप है वो है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर इसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। रिलीफ का मतलब कि वहाँ पे प्लेटू है या फिर माउंटेन है, इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हवा का जो ऊपर उठने का तरीका था बस वो बदल जाएगा, इसीलिए इसका टाइप बदल जाती है। होता क्या है कि मान लो कोई सी एरिया है इधर, ठीक है, अब सी एरिया सी में क्या है, पानी है, तो ऊपर से इसकी हवा चल रही है। अब ऊपर से हवा चलेगी तो यहाँ पे इसमें मॉइस्चर जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो हवा मॉइस्ट हो जाएगी बेसिकली। अब ये जो मॉइस्ट हवा टकराती है, क्योंकि गर्म है यहाँ पे हवा, तो गर्म हवा उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट भी हो गया, ह्यूमिड हो गया वो, तो जैसे ही कोई पहाड़ वगैरह से टकराती है माउंटेन से, तो क्या करती है, इसके सहारे ये ऊपर उठने लगती है। जब ऊपर उठेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर आपका ऊपर जाने पे घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो इसका जो है वो कंडेंसेशन होगा, क्लाउड वगैरह बनेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो यहाँ पे रेनफॉल वगैरह शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से जब रेनफॉल होता है, हवा को मतलब किसी माउंटेन के सहारे, रिलीफ के सहारे ऊपर उठाया जाता है, तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं या फिर रिलीफ रेनफॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। अब मान लो कि दो नेचर की हवा, इधर एक तरफ से कोल्ड हवा आ रही है और दूसरी तरफ से वार्म हवा आ रही है, दो पैकेट हवा का आ रहा है, वो दोनों आपस में टकरा जाए तो जो ये एक फ्रंट बनता है, यहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल भी इसको बोल देते हैं इसी कारण से। फ्रंट का मतलब कि जो रीजन होगा गर्म हवा और आपका ठंडी हवा के बीच का जो रीजन होगा उसको फ्रंट बोलते हैं। ये आपका फ्रंट है, ठीक है। हायर क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि क्लैरिटी थोड़ी सी आए। तो गर्म हवा टकराई, इधर से ठंडी हवा थी, इधर से गर्म हवा आई, तो चूंकि ठंडी हवा क्या होगी, थोड़ी भारी होगी, तो वो उठेगी नहीं, भारी आदमी को उठा सकते हो, मुश्किल होगा, लेकिन ये जो गर्म हवा होगी वो हल्की होगी, तो हल्की चीज को उठाया जा सकता है। तो ये जो हल्की हवा है ये ठंडी हवा के सहारे ऊपर उठ जाएगी। अब फिर से जब ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन होगा और बारिश हो जाएगी, रेनफॉल होगा। तो इस तरीके के रेनफॉल को हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। देखो हमने क्या क्या सीखा, इससे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर 4 था वो बताता है आपका कि एटमॉस्फेयर है उसका, उसमें जो आपका लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, कि जो अर्थ के ऊपर आपका जो एयर का जो ब्लैंकेट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, क्लियर। और ये जो आपका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो सब ये बहुत सारे लेयर्स में जो है वो डिवाइडेड है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस थी उसमें आपका बहुत सारे गैसेस, मतलब कि एयर जो थी वो मिक्सचर ऑफ गैसेस थी, उसमें बहुत सारे आपका ऑक्सीजन पाया जा रहा था, नाइट्रोजन पाया जा रहा था, यानी कि बहुत सारी गैसेस थी, उसमें डस्ट पार्टिकल था आपका, उसमें इवन की मॉइस्चर था वहाँ पे, ठीक है। ये आपका इवन की लेयर में स्ट्रक्चर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर में रहोगे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाओगे कम रहेगा। वेट और जो एयर का था उसको एयर प्रेशर हमने देखा, फिर मूवमेंट यहाँ पे एयर की हुई उसको विंड हमने कहा, क्योंकि एयर प्रेशर का डिफरेंस है उसके कारण से ये चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद इवेपोरेशन यहाँ पे देखा हमने, प्रेशर बेल्ट किस तरह से बनता है अर्थ पे, वो हमने यहाँ पे कवर किया। और जैसे देखा हमने कि अगर मॉइस्चर कंटेंट हवा में ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कपड़ा जो है वो लीड से सूखता है, अगर कम है तो थोड़ा सा ठीक रहता है। यहाँ पे साइक्लोन वगैरह का हमने देखा कि उड़ीसा में साइक्लोन जो आया था, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने देखा कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रह जाए, रिकॉल हो जाए एक बार, ठीक है। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो CO2 की मात्रा बढ़ती है, पेड़ को काटते हो CO की मात्रा बढ़ती है, और इसके कारण से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ेगी तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज होता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।